Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, डीप मीन्स जो डीपर टिश्यूज़ या डीपर जो वेन्स होती हैं अपनी बॉडी में, सुपरफिशियल वेन्स भी होती हैं और डीपर वेन्स भी होती हैं। जो डीपर वेन्स होती हैं उनके अंदर थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन्स में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है ना, वो थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो वेन्स होती हैं उनके अंदर एक ही साइड में काम करने वाले वाल्स होते हैं, एक ही साइड में काम करने वाले वाल्स होते हैं। मतलब इधर से ब्लड जाएगा तो ये ओपन हो जाएंगे और फिर वापस ब्लड नहीं आएगा। मतलब एक वन साइडेड वॉल्स होते हैं कि वो सिर्फ एक साइड ही ब्लड की डायरेक्शन को आगे रखते हैं। तो इनमें क्या होता है, अगर किसी वजह से डायलेशन हो जाए या कोई आर्टीरियल वेनस सप्लाई में प्रेशर कम हो जाए, या कोई हार्ट का से रिलेटेड डिफेक्ट हो, या आर्टरी से रिलेटेड वेन से रिलेटेड डिफेक्ट हो, जैसे कि स्टेसिस हो सकता है, या फिर हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो सकती है। हाइपर कोएगुलेबिलिटी मतलब ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाए, ब्लड का प्रेशर कम हो जाए, तो इन कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड का वापस रिटर्न है, वेनस रिटर्न होता है, वो स्लो हो जाता है। तो जब रिटर्न स्लो हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, फ्लो कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो थ्रोम्बस अगर एक बार बन गया तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन कोज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे धीरे धीरे जो डायलेशन है वो बढ़ता जाएगा। जो वेन है उसके नीचे की साइड, जैसे मान लो ये वेन थी कोई, इसमें यहाँ पे अगर कोई थ्रोम्बस बना हुआ तो इसके पीछे की साइड धीरे धीरे इसका डायलेशन होता जाएगा, वहाँ पे वेनस पूलिंग होती जाएगी, वहाँ पे एडिमा होता जाएगा, स्वेलिंग हो सकती है। तो कोई भी एक्सट्रीमिटीज़, मोस्ट कॉमनली ये एक्सट्रीमिटीज़ में होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो एक्सट्रीमिटीज़ में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और अपर एक्सट्रीमिटीज़ दोनों आ सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली जो चांसेस हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो वेनस रिटर्न का प्रेशर बहुत कम होता है और उस प्रेशर को भी जो ग्रेविटी होती है वो अगेंस्ट करती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेनस रिटर्न बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थ्रोम्बस अगर वहाँ पे हो गया तो इसके पीछे की साइड ब्लड की पुलिंग स्टार्ट होने लग जाएगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपली अगर मैं बताना चाहूँ तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज ए कंडीशन इन विच द थ्रोम्बस ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो एंड कॉजिंग द स्वेलिंग, एडिमा एंड पेन इन द एक्सट्रीमिटीज या इन द वेन्स। तो मोस्ट कॉमनली होने के चांसेस कहाँ है, एक्सट्रीमिटीज में, और एक्सट्रीमिटीज में भी स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके बारे में बात करें डीवीटी के इंट्रोडक्शन की, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस अकर्स व्हेन ए ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस, कोई भी क्लॉट या थ्रोम्बस, कोई क्लॉट हो या फिर कोई थ्रोम्बस हो, फॉर्म्स इन वन और मोर ऑफ द डीप वेन्स इन योर बॉडी। जो डीप वेन्स होती हैं किसी एक में या एक से ज़्यादा में भी एक साथ हो सकता है, मे बी चांसेस है कि एक से ज़्यादा वेन्स के अंदर एक साथ थ्रोम्बस फॉर्मेशन यूजुअली इन योर लेग्स, मतलब होने के चांसेस अपर एक्सट्रीमिटीज में है, बट यूजुअली ये लोअर लेग्स में होने के चांसेस, लेग्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली लेग्स तो लोअर ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन कॉज लेग पेन और स्वेलिंग। जैसे मैंने अभी बताया क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, स्वेलिंग या एडिमा हो सकता है और लेग पेन आपको देखने को मिल सकता है, बट ऑल्सो कैन अकर विथ नो सिम्टम्स। बट कई बार ऐसा भी होता है कि ना पेन हो रहा है ना स्वेलिंग हो रहा है, आपने थोड़ी देर तक लंबे टाइम तक जब आप खड़े रहते हो तो आपको ऐसे थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा दिखता है, लेकिन जब आप रेस्ट करते हो या अपने एक्सट्रीमिटीज़ को अप कर देते हो तो स्वेलिंग नॉर्मल हो जाती है, पेन जैसे सिम्टम्स आपको नहीं दिखते। तो मे बी एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है अगर नॉर्मल है तो, और मे बी सिम्टोमेटिक भी हो सकता है अगर ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है तो। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या हो रहा है, जो वेन्स होती हैं उनके अंदर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेन और स्वेलिंग जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। Next point, deep vein thrombosis can develop if you have certain medical conditions that affect your blood clots.
अब कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें क्या ब्लड क्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड के क्लोटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे हाइपर कोएगुलेबिलिटी है, मतलब जो कोएगुलेशन की पावर है वो बढ़ जाती है, मतलब ब्लड का कोएगुलेशन ज़्यादा होने लग जाता है, प्लेटलेट्स का ज़्यादा एग्रीगेशन हो रहा हो। तो बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ब्लड का स्ट्रेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, या ब्लड का रुकना, या ब्लड के फ्लो में थोड़ी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो उन कंडीशन जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस भी विस्कोसिटी बढ़ा देता है। ये ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो कि ब्लड के क्लॉट होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इट कैन आल्सो हैपन इफ़ यू डोंट मूव योर लेग्स लॉन्ग टाइम। अगर आप लंबे टाइम तक आपकी लेग्स को मूव नहीं कर रहे हो, एक ही कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो वेनस रिटर्न है वो कम हो सकता है, और वेनस रिटर्न कम होगा तो वहाँ पे जो वेन्स है उनका डायलेशन हो सकता है, ब्लड पूलिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, और पेन भी हो सकता है। या फिर सच एज आफ्टर सर्जरी और एक्सीडेंट, कई बार क्या होता है सर्जरी और एक्सीडेंट के बाद, जैसे मैंने अभी बताया कि आप मूव नहीं कर रहे हो एक ही कंडीशन में, तो कोई सर्जरी हुई है तो डॉक्टर आपको बोलता है कि इस पार्ट को इमोबिलाइज रखना है, या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद अपन कोई बॉडी के पार्ट को अगर इमोबिलाइज रख रहे हैं कंटिन्यूस लंबे टाइम तक, मोस्ट कॉमनली एक्सट्रीमिटीज़ की जैसे बात करते हैं, तो उनमें डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एक्सट्रीमिटी लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में है तो उसमें भी डीवीटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन बी वेरी सीरियस बिकॉज ब्लड क्लॉट्स इन योर वेन्स कैन ब्रेक लूज। जो ब्लड क्लॉट बना है वो टूट सकता है, वो ब्रेक हो सकता है, और अगर ब्रेक हो गया और वो आर्टरीज के अंदर फ्लो होने लग गया तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर एम्बोलिज्म फॉर्मेशन हो सकता है, जिसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बोला जाता है। थ्रोम्बस टूट के अगर, या क्लॉट टूट के अगर आपकी ब्लड के फ्लो के साथ जा रहा है तो दैट कंडीशन इज एम्बोलिज्म। तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कि कहीं पे भी जाके लॉज हो सकता है या कहीं पे भी जाके अटक सकता है। तो अगर वो कहीं पे अटक गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान लो किसी हार्ट की कोई कॉर्नरी आर्टरी में जाके अटक गया, या फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में अटक गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कोज कर सकता है। तो अगर वो एम्बोलस या जो थ्रोम्बस टूटा है या ब्लड क्लॉट बना था वो टूट के ब्लड के फ्लो के साथ कहीं चला गया और वहाँ जाके उसने एम्बोलिज्म कोज कर दिया या कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर दिया, तो उसकी वजह से फर्दर और प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकती हैं। तो इस तरह से डीवीटी खतरनाक हो सकता है। वैसे नॉर्मली अगर पेन और स्वेलिंग है तो उसको आप लेग्स को एलिवेट करके या ट्रीट कर सकते हो, या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। आप लंबे टाइम तक खड़े मत रहो, लंबे टाइम तक पैरों को लटका के मत बैठो, कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते रहो, या पैरों को जब भी सो या आपको लग रहा हो स्वेलिंग हो रही है तो अप कर लो। तो उन कंडीशंस में ट्रीट किया जा सकता है, या उसकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। लेकिन इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा डेंजरस जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो हो सकती है एम्बोलिज्म। तो इसलिए डीवीटी एक खतरनाक डिजीज भी मानी जाती है। अब इसके कोजेज की बात करें तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपके ब्लड को सर्कुलेशन में और क्लोटिंग में नॉर्मली काम नहीं करने दे रही है, मतलब या तो सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है या क्लोटिंग हो रही है, क्लोटिंग फैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, क्लोटिंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में कोई भी ऐसी कंडीशन जो ऐसी कंडीशन जनरेट कर रही है वो कंडीशन डीवीटी कोज कर सकती है। जैसे बात करें रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं, जैसे इनहेरिटिंग ए ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर। कोई ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर है, अगर वो इनहेरिटेड है, अपने पेरेंट फैमिली में था, फिर उससे बच्चों में आया, उसके बच्चों में आया, तो इनहेरिटेड भी हो सकता है। क्लोटिंग फैक्टर्स वाली जो डिजीज़ होती हैं वो इनहेरिटेड हों और वो कंटिन्यूसली बनी रहती हैं और उससे डीवीटी कोज हो सकता है। क्योंकि कई ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोटिंग ज़्यादा होने लग जाती है, और अगर क्लोटिंग ज़्यादा होने लग जाएगी तो वो ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा कोज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट सच एज ड्यूरिंग ए लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे और पैरालिसिस। अगर आप लंबे टाइम तक, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि लंबे टाइम तक अगर आपकी कोई एक्सट्रीमिटी या बॉडी पार्ट
मूव नहीं करता है तो वहाँ पे भी ब्लड के स्टेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब ब्लड वहाँ रुकना चालू हो जाता है, और जब रुकना चालू हो जाता है तो कोएगुलेशन या क्लोट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड का स्टेसिस अगर होने लग गया तो वहाँ पे क्लोट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर क्लोट फॉर्मेशन हो गया तो उसकी वजह से ब्लड में का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है आगे की कंडीशंस आपको पता ही है क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट, इंजरी और सर्जरी। किसी इंजरी से या कोई सर्जरी करी थी उस वक्त कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या जो स्टेसिस या जो वेन थी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि सर्जरी में कई बार क्या होता है फैट होता है वो किसी वेन में चला जाता है। सर्जरी में कट लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कोई फैट का कोई स्मॉल पार्ट या कोई थ्रोम्बस या फैट का कोई टुकड़ा अगर वेन में चला गया तो वो आगे जाके जो है डीवीटी कॉज कर सकता है। तो इंजरी या सर्जरी के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है कि कोई टिश्यू या कोई सेल्स या कोई ब्लड का क्लॉट वो है वो फ्लो के अंदर जा सकता है, ब्लड फ्लो में, और आगे जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी इंक्रीज द प्रेशर इन योर वेन्स, इन योर पेल्विस एंड लेग्स। वुमन विथ इनहेरिटेड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स आर स्पेशली एट रिस्क। मतलब अगर किसी में इनहेरिटेड क्लोटिंग डिसऑर्डर है और साथ में प्रेगनेंसी है तो उसमें इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब भी प्रेग्नेंट होती है लेडी तो वेन्स में उस प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है प्रेशर ज़्यादा है तो वेन्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो मे बी वाल्स जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं और उसकी वजह से ब्लड पूलिंग हो सकती है। द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी कैन कंटिन्यू अप टू 6 वीक आफ्टर यू हैव योर बेबी। मतलब बर्थ के 6 वीक बाद तक भी चांसेस है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बर्थ कंट्रोल पिल्स या जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कोई भी ऐसी थेरेपी जो बर्थ कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहे हैं वो भी ब्लड को क्लोटिंग होने के चांसेस को बढ़ा देती है। तो ब्लड क्लोट होने के चांसेस बढ़ेंगे तो डीवीटी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। बीइंग ओवरवेट और ओबेस, ऑब्वियस सी बात है अगर ओवरवेट हो, ओबेस हो, फैट का अमाउंट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन या थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डीवीटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग क्या होता है, एक तो कर देता है कॉन्स्ट्रक्शन, इसके अलावा ये ब्लड के क्लोटिंग और सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं स्मोकिंग की वजह से, तो कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड का जो पावर है वो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एंडोथीलियल इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर एंडोथीलियल इंजरी हो गई तो वहाँ पे थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और थ्रोम्बस बन गया तो वो डीवीटी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैंसर। सम फॉर्म ऑफ कैंसर्स इंक्रीज सब्सटेंस इन योर ब्लड दैट कैन कॉज योर ब्लड टू क्लॉट। कैंसर के अंदर ब्लड सेल्स का अमाउंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्लॉटिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी तो उसके फ्लो में स्टेसिस आएगा, और अगर ब्लड स्टेसिस होने लग गया तो वो एक बहुत एक रिस्क फैक्टर बन जाता है जो कि डीवीटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। नेक्स्ट बात करें हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेलियर हो गया तो उस कंडीशन में लंग और हार्ट के फंक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे और उस कंडीशन में ब्लड का अमाउंट वेन्स में ज़्यादा भरने लग जाएगा और उसकी वजह से डीवीटी या थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये भी क्या करते हैं डीवीटी के रिस्क को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ए पर्सन और फैमिली हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कोई पर्सन था जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म या उसकी फैमिली हिस्ट्री या खुद की पर्सनल हिस्ट्री है जिसमें कि उसको पहले कभी ऐसा हुआ था कि एक बार थ्रोम्बोसिस बना था उसकी वेन्स में, वो तब ट्रीटमेंट हो गया तो दोबारा भी चांसेस है कि उसकी वेन्स प्रोन होती हैं कि उसमें दोबारा से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं। एज मोर देन 60 ईयर ओल्डर अगर कोई है तो वहाँ पे भी, क्योंकि जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, जो वेन्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं उनकी जो मसल लेयर होती है वो वीक हो जाती है तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इलास्टिसिटी कम होगी तो स्टेसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं और उसकी वजह से थ्रोम्बस बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड सच एज ड्राइविंग और फ्लाइंग। लंबे टाइम तक आप बैठे हो, लंबे टाइम तक बैठे हो, लंबे टाइम तक खड़े हो, लंबे टाइम तक खड़े होकर काम कर रहे हो, तो ये सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर जैसे आप लंबे समय तक बैठे हो
तो उस कंडीशन के अंदर भी जो ब्लड है उसका फ्लो है वो रेजिस्टेंट होता है, स्टेसिस हो सकता है और उसकी वजह से क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर 3 चीज़ें, एंडोथीलियल इंजरी अगर हो रही है तो वो भी थ्रोम्बस को होने को बढ़ा सकती है। सेकंड, स्टेसिस अगर हो रहा हो, स्टेसिस कैसे हो सकता है, ब्लड का रुकना, ब्लड में रुकावट, ब्लड के फ्लो में रुकावट को स्टेसिस बोला जाता है। अब रुकावट किसी भी तरीके से, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई हो, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हो, वाल्स अफेक्टेड हो, या कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि ब्लड के फ्लो को इंटरप्ट कर रही है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो और वन मोर कंडीशन, हाइपर कोएगुलेबिलिटी, मतलब अगर कोएगुलेशन की पावर बढ़ जाती है ब्लड की, मतलब ब्लड कोएगुलेट होना ज़्यादा चांस, कई सारी मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ब्लड के क्लोटिंग के चांसेस को बढ़ा देती हैं। तो ये 3 कंडीशंस ऐसी है, कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट है हाइपर कोएगुलेबिलिटी, वेस्कुलर डैमेज एंड सर्कुलेटरी स्टेसिस। ये तीनों कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि डीवीटी के चांसेस को बढ़ा देती हैं। तो इन तीनों कंडीशंस को मिला के क्या बोला जाता है? विर्चाउस ट्राइड। ये 3 फैक्टर्स होते हैं, ट्राइड मिलके डीवीटी के होने के चांसेस को बढ़ा देता है। इस ट्राइड में क्या क्या इंक्लूडेड है? फर्स्ट है हाइपर कोएगुलेबिलिटी, मतलब ब्लड की कोएगुलेशन की जो पावर है या कोएगुलेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्यों कई बार इसके फैक्टर्स जैसे कुछ नीचे लिखे हुए, कोई मेजर सर्जरी या ट्रॉमा हुआ हो, मेलिग्नेंसी हुई हो या प्रेगनेंसी हो, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया हो, इन्फेक्शन और सेप्सिस हो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो, ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, एस्ट्रोजन थेरेपी है, इन्फ्लामेशन है और डिहाइड्रेशन है। ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं? हाइपर कोएगुलेशन को बढ़ा देती हैं। ब्लड मतलब या तो ब्लड के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है, सेल्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ कोएगुलेशन हो सकता है, या कोई सेल्यूलर चेंजेस हो सकते हैं, इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो सकते हैं, या कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है जो कि ब्लड के क्लॉट होने के चांसेस को बढ़ा रही है, मतलब उसके कोएगुलेशन के चांसेस को बढ़ा रही है। तो वो कंडीशन, अगर कोएगुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्लॉट होगा, और क्लॉट होगा तो वो ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और उसकी वजह से डीवीटी होने के चांसेस हो सकते हैं। नॉट ओनली डीवीटी, इट कैन ऑल्सो कैन कॉज कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब कंडीशंस भी इसकी वजह से हो सकती हैं। नेक्स्ट है वेस्कुलर डैमेज। पहला फैक्टर है हाइपर कोएगुलेबिलिटी, सेकेंड है वेस्कुलर डैमेज। जो वर्चाउस ट्राइड या ट्राइड मतलब 3 पिलर्स, ट्राइड में कितने होते हैं? 3 पिलर्स होते हैं। ये 3 पिलर्स कौन से हैं? हाइपर कोएगुलेबिलिटी, वेस्कुलर डैमेज या एंडोथीलियल इंजरी और सर्कुलेटरी स्टेसिस। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो सेकंड फैक्टर है वेस्कुलर डैमेज। अब वेसल्स डैमेज हो रही हो, उनकी एंडोथीलियल इंजरी हो रही हो, तो एंडोथीलियल इंजरी अगर हुई है तो वहाँ पे थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एंडोथीलियल इंजरी जैसे थ्रोम्बोफेलिबाइटिस की वजह से, सेल्यूलाइटिस की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस है, इंडवेलिंग कैथेटर या हार्ट वाल्व्स हैं, वेन्यू पंक्चर है, फिजिकल ट्रोमा, स्ट्रेनोर इंजरी है, या फिर माइक्रो ट्रोमा और वेसल वाल इंजरी है। ये सब फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि वेस्कुलर डैमेज को प्रोमोट करते हैं, इनकी वजह से वेस्कुलर डैमेज हो सकता है। और अगर एक बार वेस्कुलर डैमेज हो गया, वेसल की एंडोथीलियल इंजरी हो गई, तो वहाँ पे थ्रोम्बस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मेरा एक वीडियो था एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे एंडोथीलियल इंजरी की वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो एक बार मेरा एथेरोस्क्लेरोसिस वाला वीडियो जिसमें उसकी पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करी हुई वो देखना, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे वेस्कुलर डैमेज होता है वो डीवीटी कोज कर सकता है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी स्टेसिस। सर्कुलेटरी स्टेसिस मतलब रुकना, रुकावट, या ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, या उस ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं बोल सकते, मतलब वो रुक रहा है, उसकी जो फ्लो है वो कम हो गया, उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, तो उसको क्या बोला जाता है? स्टेसिस। तो इसके अंदर जैसे इमोबिलिटी है, अगर लंबे टाइम तक आप अगर हिल नहीं रहे हो तो वो एक फैक्टर हो सकता है। वेनस ऑब्स्ट्रक्शन है, ओबेसिटी, ट्यूमर और प्रेगनेंसी की वजह से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो स्टेसिस होगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो सकता है। वेरिकोस वेन्स हैं, इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शंस हैं, वो भी सर्कुलेटरी स्टेसिस कोज कर सकते हैं। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज अफेक्टिंग वेनस अनाटमी, जैसे मे टर्नर एंड
पैगेट-स्कॉटर सिंड्रोम है। ये जो वेनस एनाटमी है, मतलब एनाटमिकल चेंजेज होते हैं वेंस के, वेंस का साइज़ कम हो जाता है या वेंस में लूप बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी ऐसा हो सकता है कि स्टेसिस बढ़ जाता है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। अगर आर्टरी का वेन का साइज छोटा हो जाएगा, वेन का जो वॉल है उसकी थिकनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी ल्यूमन छोटी हो जाएगी, तो उन कंडीशंस में भी स्टेसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड लो हार्ट रेट, अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ब्रेडिकार्डिया होगा तो ब्लड का आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो धीरे धीरे पीछे की साइड जो है, पीछे की साइड मतलब वेनवस साइड पे प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, और उस प्रेशर की वजह से ब्लड पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसको कि क्या बोलते हैं अपन, स्टेसिस भी बोल सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि एक विर्चाउस ट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ ऊपर पैथोफिजियोलॉजी में ये हेडिंग डाल लेना, विर्चाउस ट्राइड, इसमें नहीं लिखा हुआ, आप लिख लेना विर्चाउस ट्राइड। जब नोट्स बनाओ तो उसमें ये 3 फैक्टर्स जो होते हैं ये विर्चाउस ट्राइड के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 3 चीज़ों का अफेक्ट करें। ब्लड से रिलेटेड चीज़ कोएगुलेशन, मतलब ब्लड का कोएगुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है या उसकी क्लॉटिंग की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई है। सेकंड थिंग वेसल्स, वेस्कुलर डैमेज हो रहा है। थर्ड फ्लो, ब्लड का फ्लो, ब्लड की सेल्स या ब्लड की जो कैपेसिटी है, ब्लड की कोएगुलेशन पावर है वो चेंज हो रही हो, वेस्कुलर डैमेज हो रहा है, और सर्कुलेटरी स्टेसिस हो रहा है। ये फैक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या इनकी वजह से जो है डीवीटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, स्वेलिंग इन वन और बोथ लेग्स। अगर दोनों लेग्स में डीवीटी हो रहा है तो दोनों लेग्स में हो सकता है, और एक लेग में हो रहा है तो एक लेग में भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो डीवीटी होने के चांसेस होते हैं वो मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, वो कहाँ होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ही होते हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में भी हो सकता है, अगर लंबे टाइम तक स्टेसिस है या इमोबिलाइजेशन है तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली चांसेस जो होते हैं वो इसमें होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ही होते हैं। तो स्वेलिंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि स्टेसिस होगा, एडिमा होगा, स्वेलिंग होगा। तो नेक्स्ट, पेन एंड टेंडरनेस इन योर लेग, एंकल, फुट और आर्म। पेन हो सकता है, टेंडरनेस अगर स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा तो टेंडरनेस हो सकती है, एंकल, फुट, और अगर आर्म्स में भी हो सकता है, तो अगर डीवीटी या थ्रोम्बोसिस है वेन्स के अंदर आर्म्स में बन रहा है तो वहाँ पे भी पेन और टेंडरनेस आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, वार्म स्किन ऑन योर लेग्स, जो स्किन जो एरिया अफेक्ट हो रहा है वहाँ पे वार्मनेस बढ़ जाएगी, यानी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। रेड एंड डिस्कलर्ड स्किन ऑन योर लेग, या तो रेडनेस बढ़ जाएगी या डिस्कलरेशन हो जाएगा लेग्स का, थोड़ी डार्क होने लग जाता है, जो डार्क कलर है वो थोड़ा ब्लूइश डार्क होने लग जाता है। एंड लास्ट वन इज वेन्स दैट आर स्वोलन रेड, हार्ड एंड टेंडर टू टच दैट यू कैन सी, या तो आप देख सकते हो या फिर जब टच करते हो तो आपको जो वेन्स है वो या तो स्वोलन दिखेंगी या फिर हार्ड और टेंडर आपको फील हो सकती है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैनिफेस्टेशन वो है स्वेलिंग एंड पेन और टेंडरनेस, जिनसे आपको आइडिया लग सकता है कि मे बी डीवीटी हो सकता है। अब डायग्नोस्टिक इवेल्यूशंस की बात करें तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में सबसे पहले हिस्ट्री, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या दिखेगा, सबसे पहले तो कलर चेंज ऑब्जर्वेशन से पता लगेगा, कलर चेंजेज हो सकते हैं उस पैर में, स्वेलिंग हो सकती है, इसके अलावा पेन हो सकता है पेशेंट को, या फिर जो मैंने बताया कि जो वेन्स है जब आप पालपेट करके देखोगे तो हार्ड या टेंडर फील हो सकती है, जो एरिया है वो थोड़ा सा टाइट, या जिस एरिया में इडिमा हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा टाइट या टेंडर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो टेस्ट है वो कर सकते हैं अपन डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर टेस्ट, ए प्रोटीन दैट शोज अप इन योर ब्लड व्हेन ए क्लॉट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, इफ यू हैव ए क्लॉट लेवल्स विल बी हाई। मतलब डी डाइमर जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है जब आपकी बॉडी के या आपके ब्लड के अंदर कोई क्लॉट्स बने हुए हैं और उनका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो डी डाइमर होता है उसका अमाउंट, ये प्रोटीन होता है जिसका अमाउंट की बढ़ जाता है। अगर इसका बड़ा हुआ अमाउंट है मतलब कि वहाँ पे चांसेस है कि ब्लड क्लॉटिंग हुई है। नेक्स्ट, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, दिस टेस्ट डज नॉट हर्ट, इट डज नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड योर बॉडी एंड देयर इज नो रेडिएशन लाइक एन एक्सरे। ए टेक्नीशियन स्प्रेड्स वार्म जेल ऑन योर स्किन and then rubs a vein over the area where they thinks the clot could be। मतलब जैसे अपन USG करते हैं ना, उसी तरह से डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें बॉडी के या जो एरिया अफेक्टेड है उसके ऊपर एक जेल लगाया जाता है और उसके ऊपर से जो अपना सोलार जो साउंड या जो अल्ट्रासाउंड का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसको रख के और रब किया जाता है, जिससे कि अपने को अगर कहीं पे क्लॉट होगा तो वो विजुअलाइज हो सकता है अपने को स्क्रीन पे। इसके बाद नेक्स्ट है
venography. This is a special X-ray. The doctor injects a radioactive dye into a vein on the top of your foot to help to see the veins or maybe a clot. जैसे आपकी जो ये लेग है, लेग के अंदर ऊपर से कोई इंजेक्शन डाला, ये वेन थी, इस वेन के अंदर या आर्टरी के अंदर कोई इंजेक्ट कर दी डाई, तो वो डाई जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा या जहाँ पे भी क्लॉट बना हुआ है वहाँ पे जाके स्टे हो जाएगी, रुकेगी तो, और उसके बाद अपन उसको एक्सरे करके और उस डाई को क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं, तो अपने को उससे पता चल सकता है कि कहाँ पे स्टेसिस हो रहा है डाई का। अगर इस डाई का स्टेसिस हो रहा है वहाँ पे मतलब या तो क्लॉट हो सकता है या थ्रोम्बस हो सकता है या फिर ब्लड का स्टेसिस या कोई एंडोथेलियल इंजरी को डिनोट करता है। तो इससे अपन वेनोग्राफी करके भी असेस कर सकते हैं, और MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग से भी अपन पता लगा सकते हैं डीप स्टडीज़ के लिए। इसके अलावा एक साइन होता है DVT के लिए स्पेशली, वो मैं बताऊँ आपको, होमान साइन। ये सब नोट कर लेना, मैंने इसमें नहीं डाला है PPT में, तो जो बच्चे वीडियो ना देखें उनको वो इससे वंचित रह जाएंगे। तो सिर्फ PPT से काम नहीं चला ना, वीडियो भी देखना। होमान साइन, इसमें क्या होता है, जब ये जैसे पैर है अपना, ये पैर रखा हुआ है, ये पैर है किसी का, ये स्वेलिंग हो रखी है इसके अंदर, तो जब अपन इस पार्ट को अंदर की साइड फ्लेक्स करते हैं तो ये काफ मसल के अंदर क्या होता है, स्ट्रेच होता है, ये काफ मसल स्ट्रेच होती है। और जब अगर इसको अंदर की साइड फ्लेक्शन किया और काफ का स्ट्रेच हुआ तो उसको यहाँ पे पेन फील होता है, और अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो मे बी ये एक साइन हो सकता है DVT का। तो होमान साइन इज ए कैरेक्टरिस्टिक साइन फॉर DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इसमें क्या हो रहा है होमान साइन में, जैसे ये लेग है तो इसमें जब अपन इसका डोर्सी फ्लेक्शन करेंगे, मतलब आगे की तरफ इसको फॉरवर्ड करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रेच होगा, और जब ये काफ स्ट्रेच, यहाँ पे काफ मसल होती है ना, अगर इस काफ में स्ट्रेच होगा तो यहाँ पे पेशेंट को पेन फील होगा। तो अगर ये पेन प्रेजेंट है तो मे बी वहाँ पे क्या हो सकता है, DVT हो सकता है। तो होमान साइन बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, HOMAN, होमान्स साइन। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में एक बार डायग्राम बना के और बोल देना। When we dorsiflex the, when we dorsiflexion, इसको डोर्सीफ्लेक्शन बोला जाता है, जब इसको आगे की तरफ किया जाता है तो स्ट्रेच ऑन काफ मसल्स कोज पेन। When we dorsiflex the foot then the pain या स्ट्रेच कोज पेन इन द काफ मसल। तो ये लाइन आप लिख लेना, या फिर मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर PPT के अंदर, तो आप देख लेना। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट। होमान साइन याद रखना, होमान साइन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है DVT का। DVT के अंदर दो नाम आए हैं स्पेसिफिक, एक आया था विर्चाउस ट्राइड और एक आया था होमान साइन। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सबसे पहले प्रिवेंशन में लूज वेट को लूज करना, एक्सरसाइज करना, डू नॉट स्टे स्टिल फॉर लॉन्ग पीरियड्स, मतलब जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उन सबको अवॉइड करना। वियर लूज क्लोथ्स एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर व्हेन यू क्विट स्मोकिंग एंड चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलर। तो प्रिवेंशन या जो रिस्क फैक्टर हैं उनको अवॉइड करना, उनसे दूर रहना ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन माना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो सबसे फर्स्ट थिंग है प्रिवेंट टू क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट को फॉर्मेशन होने से प्रिवेंट करना। सेकेंड थिंग, अवॉइड लॉन्ग लास्टिंग कॉम्प्लिकेशन सच एज लेग पेन और स्वेलिंग को अवॉइड करना, एंड ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स फ्यूचर ब्लड क्लॉट्स। तो जो अपना डीप क्लॉट होता है वो ट्रीट करना ही अपना मेन फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले जो क्लॉट के लिए अपन मेडिकल मैनेजमेंट यूज करते हैं या जो फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो ब्लड थिनर्स, मतलब ब्लड की जो हाइपर कोएगुलेशन हो गया था, हाइपर कोएगुलेशन या उसकी जो विस्कोसिटी बढ़ गई थी उसको अपने को ठीक करना है, ताकि ब्लड के स्टेसिस होने के चांसेस को कम किया जा सके। स्टेसिस कम होगा तो ब्लड का फ्लो कंटिन्यूसली मेंटेन रहेगा, और उसके लिए अपने को क्या चाहिए, ब्लड थिनर्स, मतलब जो ब्लड को थिन कर सके। इनको एंटी कोएगुलेंट्स भी बोला जाता है, जैसे हिपेरिन है, वॉरफेरिन है। सबसे मोस्ट कॉमन हिपेरिन एंड वॉरफेरिन होता है। हिपेरिन IV यूज किया जाता है और वॉरफेरिन ओरली यूज किया जाता है। हिपेरिन IV और वॉरफेरिन ओरली यूज किया जाता है। इसके अलावा रिवोराक्सबेन भी एक
जो है ब्लड थिनर ड्रग होती है, बट मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली कौन सी हैं, हिपेरिन है, वॉरफेरिन है, जिनको एंटीकोएगुलेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड मेडिकेशन है थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बो या थ्रोम्बस और लाइटिक मतलब लाइसिस, थ्रोम्बस को तोड़ना, इसकी वजह से एम्बोलिज्म भी हो सकता है। तो अपने को हर पेशेंट को पहले अच्छे से असेस करना है और उसके बाद ही थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यूज करनी है। तो इफ़ यू हैव ए मोर सीरियस टाइप ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इफ अदर मेडिकेशंस आर नॉट वर्किंग, अगर और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो योर डॉक्टर में भी ब्रेक अप क्लॉट्स क्विकली, आपके जो क्लॉट्स हैं उनको तोड़ेगा और उसको क्या बोला जाएगा, क्लॉट बस्टरिंग या थ्रोम्बोलाइटिक्स। तो थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन यूज की जाती हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, या तो स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज, आप दोनों में से कोई भी जो है वो ड्रग यूज कर सकते हो। ये ड्रग्स थ्रोम्बोलाइटिक्स होती हैं। इसके बाद बात करें फिल्टर्स की। इफ़ यू कैन नॉट टेक मेडिकेशंस टू थिन योर ब्लड, यू माइट हैव ए फिल्टर इंसर्टेड इन योर लार्ज वेन्स जैसे वेना केवा इन योर एब्डोमेन। ए वेना केवा फिल्टर्स प्रिवेंट क्लॉट्स, ब्रेक लूज एंड लॉजिंग इन योर लंग्स। मतलब फिल्टर लगा देंगे कि जो डीवीटी की वजह से कोई क्लॉट टूट के और लंग्स या हार्ट तक ना आ सके। तो जो वेना केवा है उसके अंदर अपन फिल्टर लगा देंगे जिसके अंदर से केवल ब्लड की सेल्स और ब्लड ही पास आउट हो सकता है। अगर कोई क्लॉट आएगा तो वो वहाँ आके लॉज हो जाएगा और आके हार्ट और लंग्स तक नहीं जाएगा। तो फिल्टर भी अपन यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में फिल्टर्स भी यूज किए जाते हैं। एंड लास्ट वन इज कंप्रेशन स्टोकिंग टू हेल्प प्रिवेंट स्वेलिंग, यानी कंप्रेशन स्टोकिंग्स मैंने पहले भी बताई हैं आपको। तो इनमें क्या होता है, जो स्टोकिंग्स जो होती हैं वो यूज की जाती हैं, या जो शॉक्स होते हैं, टाइट शॉक्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। वो प्रेशर डाल के रखते हैं। तो अगर प्रेशर मेंटेन रहेगा तो ब्लड का वेनवस रिटर्न भी मेंटेन रहेगा, और अगर वेनवस रिटर्न प्रॉपरली मेंटेन है प्रेशर की वजह से तो ब्लड का स्टेसिस या ब्लड पूलिंग नहीं होगी, और पूलिंग नहीं होगी तो स्वेलिंग और जो पेन है वो आप रिलीव कर सकते हो। तो अगर स्वेलिंग हो रही है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन कंप्रेशन स्टोकिंग्स भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज आज का टॉपिक था अपना DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर आपकी बॉडी की डीप वेन्स के अंदर कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी वजह से जो ब्लड का पूलिंग स्टार्ट हो जाएगा या ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली स्वेलिंग, एडिमा या फिर पेन और टेंडरनेस, पेन या टेंडरनेस। इसका रीज़न क्या है, कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसी डिजीज़ या कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन या कोई भी इंजरी, ट्रॉमा जो आपके ब्लड के फ्लो में इंटरप्शन कोज कर रही है, ब्लड के कोएगुलेशन को बढ़ा रही है, ब्लड के स्ट्रेसिस को बढ़ा रही है, एंडोथेलियल इंजरी कर रही है, या विर्चोज ट्राइड है उसको प्रोमोट कर रही है, तो वो कंडीशन DVT कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में प्रिवेंशन सबसे पहले करना अपने को, कि वो सब रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करना, और साथ में ब्लड थिनर्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स, ब्लड थिनर्स एंड थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी यूज करें। साथ में फिल्टर्स अगर पॉसिबल है, अगर ट्रीटमेंट या मेडिकेशंस नहीं ले पा रहा है पेशेंट किसी कंडीशन की वजह से तो फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, और स्वेलिंग या जो ब्लड पूलिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए कंप्रेशन स्टोकिंग्स भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है। इसके अंदर याद रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, DVT एग्जाम में आ सकता है, बट कंपटीशन के हिसाब से इसके अंदर से याद रखने वाली दो चीज़ें, एक तो विर्चॉव स्ट्राइड और एक होमान साइन। होमान साइन क्या होता है, जब अपन जो फुट को डोर्सीफ्लेक्स करते हैं, फुट का डोर्सीफ्लेक्शन करते हैं तो काफ स्ट्रेच होती है और उस स्ट्रेच की वजह से पेन कोज होता है। अगर पेन प्रेजेंट है मतलब DVT हो सकता है, और पेन एब्सेंट है तो मे बी वहाँ पे DVT नहीं होगा। तो ये था आज का टॉपिक DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइज। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आओ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैंने अपने चैनल का नाम बदल दिया, आज से अपने चैनल का नाम है विकिपीडिया नर्सेज। तो इस चैनल को सर्च करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।